हेलो गर्ल्स, बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर। मैंने पहले 2 वीडियो आपको बना के सेंड करी थी पर्सनली ग्रुप में। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है और किस तरीके से आपको अपने ये पोएम को समझना है। ठीक है, तो पहली क्लास में हम पढ़ रहे थे कबीर दास जी को। कबीर दास जी का मैंने इंट्रोडक्शन आपको बताया, जो मैं इसमें आपको दिखा रही हूँ। अंडरलाइन मैंने पेंसिल से अंडरलाइन किया हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये चीज़ देख सकते हो कि आपको जब मैं बताऊंगी, अब मैं आपको नोट्स बनाना सिखाऊंगी कि आपको किस तरीके से आपके क्वेश्चन आंसर के नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो जब मैं आपको बोलूँगी इंट्रोडक्शन बनाना है, ठीक है, सबसे पहले आपका जो पॉइंट होता है, हमेशा आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, आगे आपके फ्यूचर के लिए भी और अभी के लिए भी, हमेशा के लिए ये आप सेकेंड ईयर फाइनल जब भी आप जहाँ पे भी आपको पढ़ना होगा, आप जब भी आगे पढ़ रहे होंगे, तो आपको क्या चीज़ आपके जो है माइंड में एक चीज़ जो है वो हमेशा रहनी चाहिए। वो होता है सबसे पहले आपको पोएट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपके मेन पॉइंट्स बना रही हूँ। कबीर, ठीक है, तो इस तरीके से आपको आपके नोट्स बनाने हैं। ओके, दिखाई दे रहा है आप लोगों को अच्छे से। सबसे पहले आपको फर्स्ट पॉइंट जो आपका होता है वो होता है आपका इंट्रोडक्शन। किसका? आपका जो भी कवि है, जो भी लेखक है, या जो भी आपका टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको कोई ना कोई लिख रहा है। ठीक है, तो उसके लिखने वाला जो लेखक है या कवि है कौन है? या तो आपका होगा राइटर मीन्स लेखक, या फिर होगा आपका पोएट मीन्स कवि। एक चीज हमेशा याद रखना, फर्स्ट पेपर के अंदर जितनी भी पोएम कविताएं हैं उनको आप पोएट बनाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या आएगा? इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट। ठीक है, टू द पोएट। ये मैं आपके सामने नोट्स इसलिए बना रही हूँ, मैं चाहूँ तो आपको फ़ोटो भी दे सकती हूँ, आपको उसको नोट्स भी दे सकती हूँ। आप फोटो कॉपी करवा के क्या करोगे कि आप रख लोगे। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मेरा तरीका थोड़ा सा अलग होता है कि मैं आप लोगों से खुद से बनवाती हूँ, खुद से करवाती हूँ। बिकॉज कि आप खुद अपने हाथ से करोगे तो ही आप उस चीज़ को सीख पाओगे। ठीक है, इसलिए आपको खुद को अपने नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फ़ोटो दे दूँगी, आप फ़ोटो कॉपी सॉरी फ़ोटो कॉपी करवा लोगे, या फिर उनको छाप लोगे, अपने आप लिख के उनको छाप के रख लोगे। तो मेरे को वो काम नहीं करवाना है कि मैं आपको रटन विद्या या छापना है या देख के उतार लेना है, वो सब चीज़ मैं नहीं करती हूँ, ना मैं करती हूँ, ना मैं अपने बच्चों को वो चीज़ करने देती हूँ। तो सबसे पहले चीज़ है इंट्रोडक्शन टू द पोएट। सबसे बड़ी चीज़ होती है समझना। किसी चीज़ को आप समझ लेते हो तो उसको आप बना सकते हो। ठीक है, आपने देख के अगर उतार लिया और आपने अपने दिमाग में ही नहीं गया तो वो चीज़ आपके ऊपर से जाता है। तो मेरा तरीका आप पहले भी देख चुके हो कि मैं दिमाग के अंदर घुसाना चाहती हूँ। कोई भी चीज़ होती है वो दिमाग के अंदर घुसनी चाहिए। तो इसमें इंट्रोडक्शन टू द पोएट के मतलब होता है कवि का परिचय। क्या होता है इसमें? कवि का परिचय। ठीक है, कवि का परिचय। तो आपको कवि के परिचय में मैंने आपको पढ़ाया, तो मैंने आपको क्या बताया कि इंट्रोडक्शन में पोएट का सबसे पहले 4 चीज़ें आती है, यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ना है और लिखना है। ठीक है, इसके बाद में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट के अंदर आता है, सबसे पहले उसकी आती है लाइफ। ठीक है, दूसरा उसके होता है एजुकेशन। ठीक है, 2 चीज़ तो ये होती है। तीसरे उसके होते हैं अवार्ड्स, एंड चौथा जो होता है वर्क। ये 4 चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। किसी भी पोएट या किसी भी राइटर का या किसी भी लेखक का आप इंट्रोडक्शन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसकी लाइफ क्या, उसका जन्म कब हुआ है, उसकी मृत्यु कब हुई है, उसका जन्म कहाँ पे हुआ है, और एजुकेशन में उसकी पढ़ाई कहाँ पे हुई है। जो भी बुक में दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है।
कि उसकी एजुकेशन कहाँ पे हुई है। थर्ड होता है कि उसने कौन कौन से अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, कौन कौन से अवार्ड्स लिए हैं उसने, कौन कौन सी जगह जॉब करी है या फिर जो भी होता है। फोर्थ में उसका होता है वर्क्स, उसने कौन कौन से नॉवेल, पोयम, ड्रामा या स्टोरीज या कविताएं कौन कौन सी लिखी हैं। तो ये चार चीज़ें इंक्लूड होती हैं इंट्रोडक्शन टू द पोएट में। तो मैंने आपको पोएम जब मैंने आपको पढ़ाई तो आपको मैंने पेंसिल से उस टाइम पे बताया होगा। प्रीवियस वीडियो में आप देखना है कि आपको इसमें क्या क्या लिखना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका होता है वो होता है आपका कविता पे परिचय। इंट्रोडक्शन टू द पोएम। सबसे पहले हमने कवि का परिचय पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कविता का परिचय कि आपकी कविता है क्या, कविता के बारे में आप क्या जानते हो, किस मुद्दे पे कविता लिखी गई है, कि कविता का मैटर क्या है। तो मैंने आपको ये दिखाया था कि ये जो कविता है वो क्या है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया हैज स्लोगन, ये वाला मैंने जो आपको बताया था। तो ये लिखना है। उसके बाद में ये सब मैंने आप में इसको कुछ कुछ अंडरलाइंस की हुई चीज़ें, मेन मेन चीज़ें हैं, वो आपको इसमें से उठा उठा के अपने आप में एक लैंग्वेज बना के आपको इसमें लिखना है, ठीक है। कोशिश करना लिखने की, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर बाद में मेरे को पूछना, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको इसके अंदर लिखना है, ठीक है। बुक से कॉपी करने की कोशिश मत करना, मैं बार बार बोल रही हूँ। जब तक आप अपने हिसाब से नहीं बनाना सीखोगे, आप अपनी लैंग्वेज में लिखना है आपको। थोड़ा थोड़ा आप बुक में से देख सकते हो, और मतलब ये जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बड़ा है तो इतना बड़ा नहीं लिखना। इसमें से आपको 8-10 लाइन अपने हिसाब से, जो मेन जो मुद्दा है इसके अंदर, जो मेन चीज़ें जो आपको लग रही है कि इस कविता का मेन मुद्दा क्या है, मैं मतलब सेंट्रल मैटर क्या है इसका, ठीक है, वो चीज़ें आपको इसमें लिखनी है, ठीक है। ये तो हो गई आपकी इंट्रोडक्शन टू द पोएम। थर्ड नंबर पे आप आते हो समराइजिंग। कविता को आपको क्या करना है, समराइज करना है, ठीक है। तो समराइजिंग के अंदर आप इसको समराइज करोगे कि इसको किस तरीके से आपको, या फिर समरी ऑफ द पोएम, समरी ऑफ द पोएम ये भी लिख सकते हो, या फिर ओनली समरी भी लिख सकते हो, ठीक है। समरी लिखने के लिए आपको पूरी पोएम को पढ़नी पड़ेगी, पूरी पोएम के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। तो इसके अंदर यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि द पोएम, दिस पोएम, जात जात ना पूछो, ही टेल्स अ टू सुन द आइडिया ऑफ कास्ट, ठीक है। ये आप पढ़ोगे तो इसमें से आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। आगे हम इसमें देखते हैं तो इसमें क्या आती है, हमने इस पोएम को पढ़ा तो हमने देखा है कबीर दास जी ने दो संतों का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल्स ऑफ टू सन, कौन कौन से हैं वो, भक्त भक्त रैदास एंड दूसरे कौन से हैं, ऋषि ऋषि सौपंच, ठीक है। पेज नंबर 152 पे आपको सेकंड पैराग्राफ दिखेगा, उसके अंदर आपको ये चीज़ दिख जाएगी, ठीक है। ये वाला यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला कॉन्टेंट्स जो है, ये वाला आपको इसमें लिखना है पूरा, ठीक है। कहाँ से लिखना है आपको, कबीर गिवन, यहाँ से आप लिखना, कोबर ऋषि हु वाज ए टेनर एनिमल स्किन, बोथ ऑफ देम ऑलवेज सो आफ्टर गॉड एंड द इंटरनल फ्रेंड ऑफ द रेस्पेक्ट ऑफ द पीपल। तो पीपल कॉल Raidas Bhakt Raidas because he was devoted of the God. Similarly सरपंच called address, ये वाला आपको इसमें लिखना है, ठीक है। तो ये इसका हो गया फोर्थ पॉइंट, ठीक है। फिफ्थ में आप देखते हो इसमें ब्यूटी ऑफ द पोएम, ब्यूटीज ऑफ द पोएम।
उसी के जस्ट नीचे आपको मिलेगा ब्यूटीज ऑफ द पोएम। ठीक है, उसी के नीचे आपको मिल जाएगा ब्यूटी ऑफ द पोएम। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद में हम देखते हैं क्वालिटी ऑफ मेम्ब्रेलनेस। ठीक है, आपको इसमें मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप आओगे लास्ट में आपको ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, द पोएम हैज द क्वालिटी ऑफ मेमोरेबलनेस, इट हैज लिरिकल क्वालिटी एंड हैज बीन सेट टू म्यूजिक बाय मैनी म्यूजिक कंपोजर्स। ठीक है, तो ये लाइन आपको इसमें लिखनी है, इसका हिंदी में आपको पढ़ना है और समझना है। ठीक है, तो ये आपका इसका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम वापस इधर चल रहे हैं। 7 नंबर पे हम देखते हैं इंडिया के अंदर क्या है, कास्ट सिस्टम चलता है। इंडिया कास्ट सिस्टम इज वेरी ओल्ड। ये पॉइंट्स आपको जरूर याद रखने हैं, इन पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना है, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। इट वाज द लेजेंडरी लॉ गिवन मनु हु ब्रॉट मनु सन्मति एंड मानव धर्म। ये आप देखोगे यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये वाला। ठीक है, इन इंडिया कास्ट सिस्टम इज वेरी ओल्ड, इट वॉज द लेजेंडरी लॉ गिवर मनु हु ब्रॉट मनुस्मृति और मानव धर्म संस्कारा। ठीक है, दिस वर्क इज मोस्ट, ये छोड़ देना, ये यहाँ तक लिख लेना इसमें। ठीक है, फिर ये आप लिख लेना यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको सबको अच्छे से। लेकिन कबीर दास जी ने इसमें क्या दिया है, मॉडर्न थॉट। ये लास्ट में जो है यहाँ पे आप देख रहे हो, कबीर गिवन द मॉडर्न थॉट ऑफ द आउटलुक वाज द अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, ही asserted that it was not only unless but foolish to ask a son is what caste is belong। ठीक है, यहाँ तक है ये। तो 7 के बाद में 8 नंबर पे जो पॉइंट आपका है ये लास्ट है, आपको छोटा ज़्यादा बड़ा नहीं बताऊंगी मैं। कबीर थॉट्स बिगन मॉडर्न। ठीक है, कबीर के जो विचार है वो कैसे हैं, मॉडर्न है, थोड़े से अलग हटके हैं। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा वीडियो मैंने बताया है, कोशिश करना आपको इस तरीके से बनाने की, और आगे नहीं समझ में आए तो मुझे बोलना, फिर मैं आपको और वीडियो बना के सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो ये 8-7 जो मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं, इन पॉइंट्स को आपको इनको डिटेल से बनाना है, डिटेल से बना के आपको समझना है, और फिर मेरे को फ़ोटो सेंड करना। आपको मैं देखती हूँ, आप अगर सही बना पा रहे हो तो ठीक है, और नहीं बना पा रहे हो तो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको बनाना भी सिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, ये तो आपका हो गया क्वेश्चन आंसर, किस तरीके से बड़ा क्वेश्चन जो है उसका मैटर हो गया। अब मैंने बोला था कि शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो आप पीछे जाओगे
ये वाला पेज पे आप आ जाना, ठीक है। ये आपको सबको पढ़ने हैं, लर्न करने हैं, याद रखने हैं किस तरीके से आपको इनको। व्हाट आर द ईयर ऑफ द कबीर्स बर्थ एंड डेथ। तो जब आप इंट्रोडक्शन बना रहे होंगे तो आपको उस टाइम पे ये चीज़ें तभी याद हो जाएगी जब आप इनको लिख रहे होंगे। तो कबीर का जन्म और डेथ जो है आर 1440 से 1518 माना जाता है, ठीक है। सही नहीं पता किसी को, लेकिन ये एक अनुमान लगाया गया है, एक अनुमान के अकॉर्डिंग बनाया गया है। विच इज द प्लेस ऑफ कबीर बर्थ। कबीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? कबीर वाज बोर्न एट बनारस। कहाँ पे? बनारस, नाउ जो वाराणसी, आज जिसको वाराणसी के नाम से बुलाया जाता है। वेयर डिड कबीर डाइड। कबीर की मृत्यु कब हुई थी? कबीर डाइड एट ए मगर नियर द गोरखपुर। जो हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, पहले पढ़ा चुकी हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए। ये आपने पढ़ा इसमें तो आपको ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। तो छोटे क्वेश्चन आते हैं, छोटे क्वेश्चन पूरी स्टोरी में से कहीं से भी उठ के आ सकते हैं, ठीक है। तो वेयर वर हिज लास्ट राइट्स डन। द हिंदू टुक हाफ ऑफ द फ्लावर टू विच कबीर्स डेड बॉडी वाज चेंज टू बनारस ऑफ सेरेमन। कहा जाता है कि जब उनकी सेरेमनी हो रही थी, जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था, तो उनकी बॉडी जो थी वो जो उनको जो लेके जाए जा रहे थे, तो उनकी बॉडी के ऊपर जो फ्लावर्स जो लगाए हुए थे, उनकी बॉडी के ऊपर जो फूल जो बिछाए हुए थे, उनके लिए लोगों के बीच में क्या हुआ? लड़ाई हो गई। आधे लोगों ने बोला कि ये हिंदू है, आधों ने बोला कि ये मुस्लिम है। तो आधे लोग बोले कि हम इनको जलाएंगे, आधे लोग बोलते हम इनको दफनाएंगे। तो हुआ क्या कि उस टाइम पे उनकी जो बॉडी थी वो चेंज हो गई, उनकी बॉडी फ्लावर्स में बदल गई, फूलों में बदल गई, ठीक है। और उन फूलों को लोगों ने आधा आधा बांट लिया। किस तरीके से बांट लिया? हाफ ऑफ द फ्लावर्स वर बरीड। आधे फूलों को दफना दिया गया और मुस्लिम के द्वारा, और आधे फूलों को जो हिंदू थे उन्होंने अपने हिसाब से उनकी सेरेमनी कर दी। ये कहा जाता है, एक रियलिटी नहीं पता किसी को कि सच में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन ये एक मान्यता मानी जाती है, ठीक है। आगे क्या? एजुकेशन है। वॉट डू यू नो अबाउट कबीर्स एजुकेशन। कबीर की एजुकेशन के बारे में आप क्या जानते हो? कबीर गॉट नो फॉर्मल एजुकेशन। कबीर ने कोई भी साधारण पढ़ाई कुछ भी उन्होंने नहीं करी थी। ही बिकम ए डिसिप्लिन ऑफ रामानंद और लर्न मच ऑफ सूफी संत। वो रामानंद के डिसिप्लिन में रहे थे और सूफी संत जो थे उनके अंदर लर्न किया था। उन्होंने जो कुछ सीखा उसी से सीखा। व्हाट डिड ही लर्न फ्रॉम हिंदुज्म। हिंदुज्म भारतीयता से उनको क्या लर्न किया, उन्होंने क्या सीखा? ही लर्न फ्रॉम हिंदुज्म द लॉ ऑफ कर्मा। कर्मा का जो है, कर्म किस तरीके के होने चाहिए, उसका जो नियम है वो सीखा। एंड एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ रेनिसिएशन। ये छोड़ देना, आप बस इतना ही पढ़ लेना, ठीक है। ये फिर आप ये वर्ड याद नहीं होगा और भूल जाओगे फिर, ठीक है। वॉट डिड ही एक्सेप्ट फ्रॉम इस्लाम। इस्लाम से उन्होंने क्या सीखा? आइडिया ऑफ वन गॉड, ठीक है। एंड क्वालिटी ऑफ ऑल मैन। और सारे मनुष्य, सारे लोग जो हैं वो कैसे हैं? एक समान है, ठीक है। आगे हम देखते हैं वॉट वॉज कबीर्स कंट्रीब्यूशन ऑफ सिख जात में उनका क्या कंट्रीब्यूशन था? पोइट्री वाज इनकरप्टेड इनटू द आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ जो है उनके अंदर कविताएं जो उन्होंने पोइट्री लिखी है वो सिख धर्म से संबंधित उन्होंने लिखी है। तो उनका ये कंट्रीब्यूशन रहा उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इसके अंदर, आप सारे पढ़ लेना आपको, ठीक है। ये छोटे वाले तो आपको सारे पढ़ने हैं, इनको बस एक बार पढ़ लेना ताकि आपके माइंड में रहे। बड़े क्वेश्चन जो है मैं उनमें आपको बता दे रही हूँ। सेकंड नंबर वाला आपको पढ़ना है, ठीक है। एक फोर्थ नंबर वाला देख लेना आप। कबीर कुछ अन्य धर्मों के प्रति क्या योगदान था। वैसे पढ़ने सारे ही हैं आपको, पढ़ के बस आपको समझना है और इनको देखना है, ठीक है। एक ये हो सकता है कबीर की रचनाएं, ठीक है।
ये सब पढ़ लेना आप लोग, पढ़ के आप इनको अच्छे से समझ जाना। एक ये 9 नंबर पे जो है आपका ये बस बुक्स में ही पढ़ने हैं, आपको नोट्स में नहीं बनाना है इनको, नोट्स में लिखने की मेहनत मत करना, बस बुक में पढ़ना है और इनको अच्छे से समझना है और इनको याद कर लेना है, ठीक है। एक 11 नंबर वाला देख लेना आप, थोड़ा सा टफ लगेगा आपको क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, तो बच्चों घबराना मत, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी एक बार थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे पढ़ने लग जाओगे तो सब कुछ चीज़ें इजी होने लग जाएंगी। फर्स्ट स्टार्टिंग जो होती है, तो स्टार्टिंग में हमें थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, थोड़े से टफ भी लगता है, थोड़े से समझने में भी दिक्कत आती है और थोड़े से पढ़ने में भी दिक्कत आती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये यहीं तक है, तो इनमें से ये क्वेश्चन जो है ये इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना। और कुछ भी चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही हो तो मेरे से ग्रुप के अंदर या फ़ोन पे कैसे भी आपको जैसे ठीक लगे आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब एक चीज़ हम डिस्कस करने वाले थे जो अब मैं आपको बताती हूँ कि वो होता है आपका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो एक बार तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ, लेकिन एक जब हम क्लास में रहेंगे मंडे को तो आपको मैं ये अच्छे से समझाऊंगी कि दो चीज़ आप मेरे से पूछ लेना, अगर मेरे को याद ना रहे तो दो चीज़ें आपको मेरे से पूछनी है। वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं, ठीक है। एक तो आपको मैं बताऊंगी कि राइम क्या होती है, ठीक है, RHYME राइम, राइम स्कीम, ठीक है। एक तो ये होगा, और एक सोनेट। ये दो चीज़ आप मेरे से मंडे को पूछ लेना, मुझे रिमाइंड करवा देना ताकि मैं आपको बता दूँ। ये तो दो चीज़ हो गई आपकी अलग से, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी वापस से पोएम के ऊपर कि आप ये पूछोगे कि मैम एक्सप्लेनेशंस कैसे करने होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर जैसे ये आपकी कविता है, मान लो कि आपके पास लाइन आई है द बार्बर, यहाँ से द बार्बर मार्क डेस्टिनेशन, ये वाली लाइन आपकी आ गई, ठीक है। तो इसको पहचानने के लिए सबसे पहले आपके माइंड के अंदर थ्योरी पोयम की फिट होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कवि का नाम और थ्योरी, जैसे ही ये लाइन आप पढ़ोगे तो या तो इसके अंदर आएगा ऋषि रैदास या ऋषि सौपंच, ठीक है। ये दो नाम अगर आते हैं तो आपको पता चलेगा ये पोयम कौन सी है। अपनी पोयम फर्स्ट कबीर दास जी की है, नाम क्या है, इट इज नीडलेस टू आस्क फॉर ए सन द कास्ट टू विच ही बिलोंग, कि किसी संत, इट इज नीडलेस टू आस्क फॉर ए सन द कास्ट टू विच ही बिलोंग, किसी संत से उसकी जात धर्म पूछना व्यर्थ है, क्योंकि उसकी एक ही जात होती है, एक ही धर्म होता है, वो होता है भगवान, भगवान, ठीक है। बस, तो ये तो आपने पहचान लिया, यहाँ पे रैदास और ऋषि सरपंच का नाम आते ही अब आपको समझ में आ गया कबीरदास जी का है और ये फर्स्ट पोएम है, पोएम का नाम ये। एक्सप्लेनेशन करने के लिए आपको सबसे पहले जो भी लाइन आपकी लिखी गई है, आप एक इस तरीके से क्या करोगे, आप इस तरीके से बना के आपको पहले लाइन के ये लिखना है, द बार्बर, फिर डेक्स 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 करके लास्ट का जो आपका मार्क ऑफ जो भी है वो लिखना है, ठीक है। ये हो गया। अब आता है सबसे पहले आपका पॉइंट रेफरेंस। क्या आता है, रेफरेंस, ठीक है। सेकंड आपका आता है कॉन्टेक्ट्स, ठीक है।
थर्ड आपका आता है कॉन्टेक्स्ट, थर्ड आपका आता है एक्सप्लेनेशन, एंड फोर्थ इज दैट क्रिटिकल कमेंट्स। ये 4 पॉइंट आपके किसी भी एक्सप्लेनेशन में, ये 4 पॉइंट होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। रेफरेंस आता है, तो रेफरेंस में आपको लिखना है दीज आर द ओपनिंग लाइन, या दीज आर द कुछ भी जिस तरीके से आपकी लैंग्वेज होगी वो आपको लिखनी है। दीज आर वेरी रिमार्केबल बिकॉज ऐसे करके, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द कबीर दास पोएम्स, संत जात न पूछो, इट इज नीडलेस टू आस्क ए संत to caste which he belong. This poem given us a message that it is unless to ask a son to which caste he belongs before the become sons। ऐसे करना है, ठीक है। फिर वो कॉन्टेक्ट्स, ये जो कॉन्टेक्ट्स है सॉरी ये जो कॉन्टेक्ट्स है ये किसके बारे में है, क्या मुद्दा है, फिर इसको एक्सप्लेन करना है इन्हीं 4 लाइनों को। फिर क्रिटिकल कमेंट्स के अंदर आपको उसमें ग्रामेटिकल चीज़ें देखनी है कि उसकी लैंग्वेज कैसी है, उसका तरीका कैसा है, उसकी मतलब किस चीज़ पे लिखी गई है। जैसे ये पोएम कास्ट सिस्टम पे लिखी गई है, और इसकी पोएम रिच क्वालिटी है, इसकी पोएम में राइम नहीं है, ये जो मैं बताऊंगी आपको ये नहीं है, ये कहाँ कैसे ढूंढोगे, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। इसका म्यूजिक कैसा है, हार्ट टचिंग है कि नहीं है, ये सब चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और जो चीज़ें नहीं समझ में आई हो वो मेरे से पूछ लेना। ओके बच्चों, एंड थैंक यू।